फिर से आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ एंड इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ज्यादा ही फनी एंड स्वीट भी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया से, जो कि अभी अपने रूम में से निकल कर बाहर जा रही होती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे मिल जाती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो जिया उन्हें बताती है कि मैं जा रही हूँ आपकी बेटी और मेरे बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ने के लिए और उसकी एक अमीर फैमिली में शादी करने की प्लानिंग को रोकने के लिए। तो फिर ये सुनकर स्टेप मॉम को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मैं इसे अपनी बेटी की प्लानिंग को खराब नहीं करने दे सकती हूँ। वो सोचती है कि वैसे भी अब अबॉर्शन का टाइम आ गया है। वो खुद ही गिरने का नाटक करती है और इसी वक्त ही जिया के डैड घर पर आए होते हैं और वो जिया के ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं। जिया यहाँ पर कुछ भी कहने को करती है पर उससे पहले ही उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर नाटक कर लेती है, जिसके बाद फिर उसके डैड स्टेप मॉम पे बिलीव करते हैं कि जिया ने उससे ढकेली है और वो जिया को रूम में लॉक करने के पनिशमेंट देने लगते हैं। तो जिया गुस्सा होती है कि पहले उन्होंने उसकी मॉम को चीट किया, इस मिस्ट्रेस को घर लाया और उसकी बेटी को भी, और वो कभी भी उसे अच्छी से ट्रीट नहीं करते और अब उसे रूम में भी लॉक कर रहे हैं। पर जिया कैसे भी करके घर से भागकर बाहर आ जाती है और तभी उसे उसका बॉयफ्रेंड और अपनी स्टेप सिस्टर रास्ते में मिल जाते हैं। जिया का बॉयफ्रेंड चैन तुरंत ही उसकी स्टेप सिस्टर लिन से दूर होता है और कहने लगता है कि तुम गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हारी सिस्टर की हेल्प कर रहा था, वो नीचे गिरी थी। जिया यहाँ पर गुस्से में उसे सीधा मारती है और दोनों का ही बाल नोच कर उन्हें सबक सिखाती है। तो फिर लिन चिल्लाने लगती है, या फिर तुम चैन को ऐसे मार कैसे रही हो। यहाँ पर जिया इन लोग की कोई बात नहीं सुनती। तो चैन कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। वो तुरंत ही उसके डैड को कॉल करके कह देता है कि अगर कल आपने जिया को होटल नहीं भेजा तो फिर मैं आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा बोलकर वो जिया से कह देता है कि देखते अब तुम कैसे बचती हो। जिया फिर यहाँ से भाग लेती है और फिर वो सोच रही होती है कि एक तो वो मिस्ट्रेस और उसकी बेटी दोनों मिले हुए थे और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे थे, और ऊपर से मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे डैड के साथ मिला हुआ था जो कि दोनों मुझे बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। वो अपसेट होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आखिर मेरे पास तो सारे रास्ते ही खत्म हो गए। वो जोर से कहती है कि आखिर कोई रास्ता मिल जाए। तभी इतने में उसके ऊपर एक पेपर उड़कर आता है और ये लिखती है कि वो शहर की रिचेस्ट फैमिली का मैरिज एडवर्टाइजमेंट है, शेन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट शेन का। जिया फिर शेन के बारे में सोचने लगती है कि ये तो वही सीईओ है ना जो कि इतना अमीर है, लेकिन उसने अपनी फियांसी को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया था और जिसके बाद उसके दोनों पैर डिसेबल हो गए। ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद तुरंत ही शियन की मॉम के नंबर पे कॉल लगाती है और तभी यहाँ पर गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं उसे पिक करने के लिए और वो उसे शियन की मॉम के घर पर ले आते हैं। यहाँ पर शियन की मॉम से पूछती है कि आखिर तुम मेरे बेटे से कब मिली और तुम कब से उसे पसंद करती हो। तो जिया ऑन द स्पॉट फेक स्टोरी बना लेती है और कहती है कि हम लोग एक पार्टी में मिले थे, वहां पर शियन जब आया था तो सभी की नजर उस पर ही थी और मेरी भी। वैसे तो मुझे पता लग गया था कि उसकी पहले से फियांसी है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और उसके प्यार में पड़ गई। ये बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट था। और तभी इतने में जिया देखती है कि शियन सब कुछ सुन रहा है। फिर जैसे यहाँ पर जिया उसे देखती है तो देखती रह जाती है और सोचती है कि ये शियन तो कितना हैंडसम है। तभी यहाँ पर शियन की मॉम कहने लगती है कि अगर उसने तुम्हारा दिल दिखाया तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। तो जिया कहती है कि आंटी आप फिक्र मत करो, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। तो मॉम तो खुश हो जाती है। यहाँ पर जिया उन्हें कहने लगती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो मुझे मारेगा भी ना तो भी मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उल्टा मैं तो उसे मनाने के लिए किस करने लग जाऊंगी। तो मॉम यहाँ पर फिर खुश हो जाती है। जिया सोचती है कि वैसे मैंने सुनी थी कि ये मिस्टर शियन जब डिसेबल हो गया था उसके बाद से ये इतना वायलेंट हो गया था कि इसने अपने डॉक्टर तक को क्रिपल कर दिया था जो इसका ध्यान रख रहा था। ये सोचती है कि लेकिन दिखने में तो ये ऐसा नहीं लगता। तभी यहाँ पर जैसे शियन पहुंच जाता है तो मॉम कहती है कि तुम दोनों आपस में बातें करो और वो इन दोनों का किला छोड़कर चली जाती है। फिर जिया यहाँ पर शियन से हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और सब अपने बारे में बताने लगती है कि मैं जिया हूँ तुम्हारी ब्लाइंड डेट। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो। तो जिया फिर उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। तभी वो पानी उसके मुंह पे फेंक देता है और कहता है कि निकलो यहाँ से। जिया ये सुनने के साथ ही मन गुस्सा होती है पर उसे कुछ नहीं कहती और फिर वो जाती है और एक और गिलास पानी निकाल कर इसके पास लाती है और सीधा इसके मुंह पर फेंक कर इसे बदला ले लेती है। तो शियन चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर पानी फेंकी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहती है कि मेरी डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं है और वैसे भी मैं भी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी वो पहले वाले रिच सी हो जिससे सब कोई शादी करने के लिए मरता था। तुम अब डिसेबल हो चुके हो, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। देख लो तुम्हारी मॉम तक तुम्हारी शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट डाल रही है ताकि कोई तुमसे शादी कर ले। तो क्या तुम्हें अपनी मॉम की फीलिंग्स की कोई नहीं पड़ी है। शियन उस पेपर को मोड़ देता है और कहता है कि मुझे किसी भी वुमेन की जरूरत नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम को तो चाहिए।
अगर तुम मुझे नहीं चुनोगी शादी के लिए तो वो तुम्हारे लिए कोई और ब्लाइंडे ढूंढ देंगी, लेकिन वो ऐसे रुकेंगी नहीं। आखिर वो तुम्हारी मॉम है और तुम्हारी कितनी केयर करती है। ऐसा बोलकर वो रोने का नाटक कर रही होती है। तो शियन उसे कहता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं ऐसे इजीली फूल नहीं बन सकता। तो फिर वो रोने धोने का नाटक बंद करती है और कहती है कि ठीक है, मैं पॉइंट पर बात करती हूँ। असल में मैं भी तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अभी एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ और मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो तुम्हारी मॉम भी खुश होंगी और ऊपर से मुझे भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मिल जाएगा। हमारी शादी से दोनों को ही फायदा होगा। तो ये एक अच्छी डील है। यहाँ पर शेन की मॉम आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। तो फिर जिया कहती है कि आंटी आप फिक्र मत करो, शेन तो मुझसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है और ये एक गिलास पानी तो हम दोनों की फर्स्ट मीटिंग गिफ्ट था मेरे लिए। और ऊपर से हमारी जो बीच की बातें हुई है ना, वो बहुत ही अच्छी हुई। तो मॉम ये सुनने के साथ ही सोचने लगती है कि इसने तो शियन की ऐसी कड़वी बातें भी सुन के ले ली, लगता है इन दोनों के बीच में होप है। फिर वो कहने लगती है कि इतनी रात को तुम बाहर कहाँ जाओगी, तो आज रात यहीं पर रुक जाओ। जिया तुरंत ही मान लेती है कि ठीक है आंटी। और वो मम्मी सोचती है कि इन दोनों के बीच की फीलिंग्स और कल्टीवेट होगी। और जिया सोचती है कि अरे वाह, वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। और यहाँ शियन मम्मी सोच रहा होता है कि कितनी शेमलेस लड़की है। शियन अपने हाउसकीपर को ऑर्डर देता है कि मुझे रूम में लेके चलो। तो जिया कहती है कि मैं हूं ना, मैं लेके चलती हूँ। और फिर वो पूछती है कि रूम कहाँ पर है। तो यहाँ पर मॉम इशारा कर देती है और जिया जल्दी से शियन को लेकर चले जाती है और वो बेचारा शॉक रह जाता है। फिर रूम में आने के बाद शियन से कहता है कि क्या तुम इतनी ज्यादा कैजुअल लड़की हो जो इतनी आसानी से यहाँ पे रुक गई। तो जिया कहती है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत थैंक यू, और वैसे मैं इससे भी ज्यादा कैजुअल बन सकती हूँ। फिर वो मजे में यहाँ बेड पर बैठ जाती है और कहती है कि बेड तो कितना सॉफ्ट है, चलो हम दोनों साथ में सोते हैं। तो वो कहता है कि निकलो यहाँ से, आखिर कौन तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल रहा है। जिया कहती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बता रही हूँ कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। फिर दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो जिया दरवाजा खोलती है और यहाँ पर शियन का स्टेप ब्रदर जो आया होता है और वो कहने लगता है कि अच्छा तुम ही वो लड़की हो जो कि मेरे बड़े भाई की वाइफ बनने वाली है। तो फिर वो कहती है कि मुझे तमीज में बात करो, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। जो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो वही हो ना, चेन की गर्लफ्रेंड। तो जिया तुरंत यहाँ पर चेन से ये चीज क्लियर करती है कि मेरा ऑलरेडी चेन के साथ ब्रेकअप हो गया है और मेरे और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं है, मैं सब क्लियर करके आई हूँ। जो कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि आज तुम और वो दोनों होटल में भी जाने वाले थे। शेन कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो जो कहता है कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी रिलेशन में है। तो जिया चिल्लाती है कि तुम मेरे और उसके बारे में कुछ भी रूमर्स मत बनाओ। और वो यहाँ शेन को से ये चीज क्लियर करती है कि मैंने और उस चैन ने तो किस तक भी नहीं करे, हमारा रिलेशन ऐसे कोई था ही नहीं, हम बस नाम के फियांसी थे और वो भी अब नहीं है। जोशियन के पास आकर उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि देख लो, पहले तो मैंने तुम्हारी फियांसी तुमसे छीन लिया और अब तुम्हारी कंपनी भी छीन लूंगा क्योंकि तुम तो डिसेबल हो गए हो, तुम कोई काम के नहीं रहे। और अब तुम्हें मिला क्या है, किसी की यूज की हुई गर्लफ्रेंड, तुम उसे ही रखो क्योंकि तुम एक वेस्ट हो, तुम उसी लायक हो। जिया को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि ये एक नाजायज बेटा होकर मेरे हस्बैंड के सर पे आकर ऐसी बातें सुना रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। वो तुरंत ही इस दो से बदला लेने के लिए शेन की व्हीलचेयर पकड़ के इसके पैर पे चढ़ा देती है। तो फिर जो चिल्लाता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है और वो उसका रिटर्न में मजाक उड़ाती है और उसे रूम से भी बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर लेती है। जो तो फिर गुस्सा होकर चला जाता है और यहाँ पर जिया जैसे ही शेन के पास आती है तो वो उसका गला दबाने लगता है और उसे चिल्ला रहा होता है कि आखिर वो उसकी लाइफ में ऐसे कैसे घुसा रही है और उसकी वाइफ बनने की कोशिश कर रही है। जिया तुरंत ही इसे दूर करके अपना बचती है और इसे एक किक कर देती है तो वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। जिया उसे चिल्लाती है कि एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम मुझे ही गलत दबा के मार रहे थे। वो तुम्हें वेस्ट बोलते हुए तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था और मैं उससे बदला ले रही थी। बदले में अगर मैंने तुम्हारी साइड लेने के लिए तुम्हें भी कुछ बोल दी तो आखिर उससे तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। तुम डिसेबल हो गए हो तो तुम ये सुनना डिजर्व करते हो। आखिर तुम्हारी फियांसी इसी वजह से तो भाग गई है ना। ये सब सुनाने के बाद जिया सोचती है कि क्या मैंने इसे कुछ ज्यादा ही सुना दी, आखिर है तो ये डिसेबल पर्सन ना। फिर यहाँ शियन तो बहुत ही गुस्सा होने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने हाउस कीपर को आवाज दे रहा होता है। तो जिया जल्दी से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती है तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर भी चिल्लाने जा रहा होता है। तो जिया फिर उसको चुप कराने के लिए उसे कैसी कर लेती है। तो शियन तो फिर शौक रह जाता है। यहाँ पर जिया उसे समझाती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, बदले में मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट किस दे दी तो हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो वो कहता है कि तुम्हारा तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इतने टाइम का रिलेशन था और तुम लोग होटल तक जाने वाले थे और तुम कह रही हो कि ये फर्स्ट किस थी। तो वो कहती है कि मैं काफी अच्छी लड़की हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। और वो उसकी क्लोज आ रही होती है। यहाँ पर शेनो से कहता है कि अगर अभी तुम मेरे ऊपर से हट जाओगी तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा।
वो उसका फेस पकड़ के कहती है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों रहते हो। फिर वो हट जाती है। शियन अभी भी शॉक में होता है कि उसने उसे किस कर ली। या पर जिया उसे कहने लगती है कि वैसे हम दोनों की सिचुएशन ना बिल्कुल सेम है। हम दोनों के ही डैड चीटर है और हमारी मॉम बेचारी है। और हम दोनों के ही पास एक स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर है। लेकिन हाँ, मेरी सिचुएशन तो तुमसे भी ज्यादा खराब है। मेरी मॉम तो भाग चुकी है और मेरे डैड मेरे उस चीटर फियांसी को मुझे बेचना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गई हूँ। शियन सोचने लगता है कि क्या ये लड़की कुछ सच भी कह रही होगी कि नहीं। जिया उसे कहती है कि देखो, हम दोनों क्योंकि अभी सेम सिचुएशन में हैं, तो सिर्फ मैं ही अभी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें जो चाहिए उसे दिलाने में, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक मिस्ट्रेस को कैच करने में बहुत ही माहिर हूँ। शियन याद करता है कि जब वो डिसेबल हो गया था तो उसकी फियांसी ने कैसे उसे धोखा दे दी थी और वो उसके स्टेप ब्रदर के साथ मिलकर उसे चीट करी थी। और इवन उसके डैड ने भी कह दिए थे कि क्योंकि वो डिसेबल है तो फैमिली का हेड तो वो नहीं बन सकता। शियन जिया से कह देता है कि कोई मेरा ट्रस्ट डिजर्व ही नहीं करता। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ने वाली। तो शियन तो बस उसकी बातें सुनता रह जाता है। फिर शियन जिया को उठाने के लिए हेल्प करने बोलता है। तो वो जैसे उसे उठाने लगती है तो गलती से उसके ऊपर ही बैठ जाती है। फिर उसे कहने लगती है कि वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपना एक बेबी करते हैं, फिर देखना तुम कैसे इस फैमिली के हेयर बन जाओगे। शियन तुरंत ही उसे चिल्लाता है कि तुम मुझसे दूर हटो, नहीं तो फिर तुम बचोगी नहीं। शियन उसे चिल्लाता है कि तुम मुझसे अभी दूर हो जाओ। तो फिर वो उसके हाथ बांध देती है और कहती है कि तुम कल ही मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलो, नहीं तो फिर। ऐसा बोलकर उसे टच करने लग जाती है। तो वो तुरंत ही उससे रुकने बोलता है और कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल ही हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। जिया कहती है कि ये हुई ना बात, और फिर वो मजे में अपना लेट जाती है। और शियन सोचता है कि सच में ये कितनी पागल लड़की है। फिर दोनों नेक्स्ट डे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर आ जाते हैं। और शियन की मॉम दोनों का सर्टिफिकेट देखकर खुश होती है और कहती है कि लाओ मुझे दे दो, इसे मैं रख लूंगी। फिर इतने में यहाँ पर जिया को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे कॉल पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुमने घर में कैमरास लगा के रखी हो, तुमने कल अपनी आंटी को भी धकेल दी थी। तो जिया यहाँ पर सोच रही होती है कि कैमरा का एंगल भी ऐसे गलत था कि उसमें दिखा ही नहीं था कि आखिर वो खुद गिरी थी और उसे फंसा रही थी। जी अपने डैड से कहती है कि कल तो आपने मुझे रूम में लॉक कर दिए थे, तो अभी आप मुझे ऑर्डर वगैरह कैसे दे सकते हो। तो फिर वो कहते हैं कि अगर अभी तुम यहाँ पर आके मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी ना तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लूंगा। जिया कहते हैं कि ठीक है, फिर अपनी कही हुई बात याद रखना और अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। तो उसके डैड कॉल पर उसे चिल्लाते हैं कि उन्होंने उसे चैन से मिलने जाने के लिए होटल में जाने को बोला था, तो वो क्यों नहीं गई। तो जिया फोन यहाँ पर शियन को देने लगती है और कहती है कि हस्बैंड देख लो, तुम्हारी वाइफ को कैसे बुली किया जा रहा है। तो यहाँ पर शियन तो पहले फोन पे बात करने से गुस्सा हो रहा होता है, बाद फिर वो मान जाता है और जिया के डैड से कॉल पर कहता है कि आखिर आप मेरी वाइफ को परेशान क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसका डैड पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो शियन जैसे ही अपना नाम बताता है तो जिया के डैड डर जाते हैं। जिया फिर गुस्से में अपने डैड का कॉल कट कर देती है और वापस उनका कॉल उठाती ही नहीं। तभी इतने में डॉक्टर बताने लगता है कि उसने शियन का चेकअप कर लिया है और अभी उसका पैर ठीक करने के लिए रोज उसे मसल थेरेपी देने की जरूरत है। तो जिया कहती है कि डॉक्टर आप मुझे बता दो कैसे करना है, फिर मैं इसका कर दूंगी क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूँ। तो शियन बस जिया को देखता रह जाता है और वो याद करता है कि कल रात उसने उसे अपने डैड के बारे में जो भी बताई थी वो सब रियल निकला। फिर जिया अचानक से शियन का फेस पकड़ती है तो वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो उसे किस कर लेती है। तो यहाँ पर मॉम और हाउसकीपर ये देख के शर्मा रहे होते हैं। शियन तुरंत ही फिर अपने लिप्स साफ करने लग जाता है। तो जिया कहती है कि ये कौन सी हरकत है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कल रात हमने किस नहीं करे। तो शियन फिर एम्बेरस फील कर रहा होता है कि उसके मॉम और हाउसकीपर सब सुन रहे हैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर शियन का पैर का मसाज करके बता रहा होता है कि कैसे करना है। तो फिर जिया भी सेम वैसे ही करने लग जाती है और जिया यहाँ पर शियन से मस्ती करने के लिए उसके पैर को यहाँ पर मसाज करते हुए उसे टच करने लग जाती है। तो शियन तुरंत ही उसे रोक रहा होता है और इन लोग की ऐसी मस्ती देखकर मॉम और हाउसकीपर आपस में बातें करते हैं कि अब शियन कितना बदल गया है, पहले वो हमेशा गुस्से में रहता था और अब कितना अच्छा हो गया है। मॉम ऑर्डर देती है कि शियन को उसके रूम में लेकर जाओ, मुझे जिया से अकेले में बात करनी है। तो फिर हाउसकीपर शियन को लेकर चला जाता है। मॉम जिया से इस बारे में डिस्कस करती है कि जब शियन डिसेबल हो गया था तो उन्होंने उसके लिए एक मेल डॉक्टर को ढूंढी थी उसे ठीक करने के लिए, पर उस डॉक्टर ने शियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था, जिसके बाद से ही वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता है और अपने आप को किसी को भी टच नहीं करने देता। तो जिया फिर सोचती है कि तभी तो जब मैंने उसे टच करी तो वो इतना ज्यादा कल रात स्ट्रेस हो गया था। फिर रात में जब जिया यहाँ शियन के रूम में सोने के लिए आती है तो फिर वो उसे साफ कह देता है कि तुम जमीन पर सो और मेरे नजदीक भी मत आना। तो मन में सोचती है कि क्या मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए,
लेकिन अगर मैंने इसके पुराने जख्मों को फिर से बाहर निकाली तो कहीं ये वापस कल की तरह मेरा गला न दबाने की कोशिश करे। फिर वो सोचती है कि चलो जाने दो, और वो चुपचाप से नीचे लेट जाती है और सोचने लगती है कि वैसे आखिर वो इतने रिच फैमिली का यंग मास्टर था और अचानक से डिसेबल हो गया, जिसे फिर सब कोई बुली करने लग गए। तो आखिर वो ये सब कैसे ही सह रहा होगा। जिया उसे कहती है कि फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। और फिर वो अपना सोने की कोशिश करती है, पर जिया को जमीन पर ठीक से नींद ही नहीं आ रही होती है और वो बार बार यहाँ पर सोने की कोशिश करते हुए काफी आवाजें कर रही होती है। तो शेन भी ठीक से सो नहीं पाता और फिर गुस्से में पिलो उसके ऊपर फेंक कर देता है और कहता है कि तुम चुप भी होगी, मुझे सोना है। जिया फिर गुस्से में बेड पर आके लेट जाती है और कहती है कि अब तुमने खुद ही मुझे प्रोवोक किया है। वो शेन को टच करने लगती है और कहती है कि तुम जितना ही मुझे अब टच करने से मना करोगे मैं वही करूंगी। तो वो कहता है कि तुम एक लड़की भी हो कि नहीं। जिया कहती है कि अब तो हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं और अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो। वो उसका शर्ट खोलने की कोशिश करती है और उसके मसल्स देखकर कहती है कि वैसे तुम इतने टाइम पर व्हील चेयर पर डिसेबल थे, तो आखिर अपने आप को तुमने इतना मेंटेन कैसे करके रखे हो। शेन यहाँ पर जिया को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो मान ही नहीं रही होती है। तो फिर वो उसके क्लोज आने लगता है। जिया कहती है कि मैं तो यही चाहती थी। तभी वो फिर उठकर बैठ जाता है। तभी जिया कहती है कि लाओ अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सोऊंगी। तो फिर वो बार बार अपना हाथ ले रहा होता है। जिया फिर भी नहीं हार मान रही होती है, तो शियन को ही हार मानना पड़ता है। और फिर जब जिया उसका हाथ पकड़े पकड़े सो जाती है तो वो अपना हाथ हटा देता है। जिया फिर नींद में उसे कह रही होती है कि कल रात जो मैंने करी थी उसके लिए सॉरी, मैं कभी तुम्हें हर्ट करने वाला कोई काम नहीं करूंगी। फिर शियन को उसके ग्रैंडपा की असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताने लगता है कि वो जिया बिल्कुल सही लड़की है, उसने जो भी उसके घर के बारे में बताई थी वो सब रियल है। तो शियन कहता है कि हाँ मुझे पता था। असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि बॉस आखिर आप चिन फैमिली में वापस कब आओगे, आपके ग्रैंडपा ये पूछ रहे थे। शेन कहता है कि अभी नहीं, अभी तो यही पता नहीं लगा है कि मुझे आखिर किसने मारने की कोशिश किया था। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं और फिर से मुझे कोई मारने की कोशिश करे। असिस्टेंट पूछता है कि पहली बार है कि वो एक्सीडेंट के बाद किसी पर इतना बिलीव कर रहा है। तो वो पूछता है कि जिया के बारे में आप क्या सोचते हैं। शेन कहता है कि अब वो मेरी वाइफ है और तुम मेरे ग्रैंडपा से कह दो कि उन्होंने जो मेरे लिए डॉक्टर ढूंढा था उसे मेरी मीटिंग अरेंज करवाए, मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। फिर वो कॉल कट करने के बाद जिया को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे इतना बुली करने के बाद देखो कैसे मजे में सो रही है, कितनी हार्टलेस है ये। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब पूरी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जिया यहाँ पर शियन के डैड से बात करती है कि मुझे आपको एक मैटर हैंडल करने के लिए देना था, क्योंकि अगर उसे हैंडल नहीं किया गया तो हमारी शैन फैमिली की भी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो फिर शियन के डैड पूछते हैं कि क्या मैटर है। वो कहती है कि आपको मेरी फैमिली के बारे में तो पता ही होगा कि मेरे डैड मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और इन्होंने मेरी मॉम की प्रॉपर्टी मुझे दी भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि आप बीच में आकर मेरी हेल्प करो और मेरी मॉम की प्रॉपर्टी मुझे दिलवा दो। तो बीच में स्टेप ब्रदर जो कहने लगता है कि आखिर ये तुम्हारी फैमिली का बीच का मैटर है, तो हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो। तो शियन यहाँ पर कह देता है कि मेरी वाइफ का मैटर मेरा मैटर हुआ, तो डैड अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुद इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। तो जिया फिर शियन से कहती है कि हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो, तो वो उसका हाथ हटा देता है। या पर फिर डैड मान जाते हैं कि ठीक है, जब शियन ने हाँ बोल दिया है तो मैं जरूर हेल्प करूंगा इस मैटर को सॉल्व करने में। जिया कहती है कि मुझे एक और हेल्प चाहिए थी। आप उस यंग मास्टर चैन को तो जानती होंगे, असल में वो मेरा फियांसी था और वो अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं आखिर अब इस फैमिली की डॉटर इन लॉ, तो अगर वो मुझे हैरेस करने की कोशिश करेगा तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन भी जाएगी। और वो यहाँ पर जोशी कहती है कि ब्रदर इन लॉ तुम क्या कहना चाहोगे। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारे इस अफेयर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो वो कहती है कि क्योंकि तुमने ही तो मुझ पर इल्जाम लगाया था ना कि मेरे और चैन के बीच में अभी भी चीजें चल रही है। तो यहाँ पर फिर डैड जो को चिल्लाते हैं कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। शेन के डैड यहाँ पर जिया से कह देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने सेक्रेटरी को कह देता हूँ, वो उस चैन को सबक सिखा देगा और तुमसे दूरी रखेगा। तो जिया खुश जाती है और कहती है कि आप कितने अच्छे हैं, इवन आप तो मेरे रियल डैड से भी ज्यादा अच्छे हैं। फिर डैड कहते हैं कि तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं जाता हूँ, और वो चले जाते हैं। तो जो तो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है और वो जिया से कहता है कि सच में तुम कितनी ज्यादा चालाक हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुमने इतनी जल्दी मेरे डैड को अपनी साइड कर ली। तो जिया कहती है कि ब्रदर इन लॉ क्या हुआ, तुम्हें जेलसी हो रही है कि तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिला। फिर वो उसे दिखाने के लिए और यहाँ पर डैड को कहने लगती है कि आप सेफ्टी से जाना और अपना अच्छे से ख्याल रखना, आखिर अब मैं इस घर की डॉटर इन लॉ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके बारे में अच्छा सोचना, और आप अपना काम पर ध्यान देना और शेन की फिक्र मत करना, इसका ख्याल तो मैं अच्छे से रख लूंगी। तो शेन के डैड तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि इसी बात पे मैं तुम लोगों को वेडिंग गिफ्ट भी दूंगा। और फिर वो चले जाते हैं। तो जिया बहुत ज्यादा खुश होती है और शेन से कहती है कि हस्बैंड तुम्हें भूख लगी होगी ना, लाओ मैं खिला देती हूँ।
पर शियन कुछ नहीं कहता और वो अपनी व्हीलचेयर से चला जाता है। अभी यहाँ पर शियन की मॉम जिया को एक कार्ड देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम शियन से प्लीज डिवोर्स मत लेना, और ये लो, तुम्हें जो शॉपिंग करना है कर लो। जिया तो ये अनलिमिटेड वाला कार्ड देखकर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं शियन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इवन वो मर भी जाएगा ना तो मैं भी उसके साथ ही मरूंगी। और फिर ऐसा बोलकर वो जल्दी से चुप होती है और हंसने लग जाती है। दूसरी तरफ जिया की स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड को कह रही होती है कि बाहर मेरी रेपुटेशन देख लो कितनी खराब हो गई है, और सब तुम्हारी उस बेटी की वजह से हुआ है। बताओ आखिर अब मैं क्या करूँ, क्या मैं मर जाऊँ? तो जिया यहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, आपको मर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम चिल्लाती है कि एक तो तुमने अपने भाई को मार दी और अब क्या मुझे भी मारना चाहती हो? ये कहती है कि आपको लग रहा है कि मैंने मारी हूँ, तो फिर आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल करती? एक काम करते, आप नहीं कर पा रही हो तो मैं कॉल कर देती हूँ। फिर स्टेप मॉम और भी चिल्लाने लगती है तो जिया के डैड उसे चुप कराते हैं। और यहाँ पर शियन के डैड के सेक्रेटरी से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो फिर वो बताता है कि जिया आखिर अब मिस्टर शियन की वाइफ बन गई है, तो वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने आया है। तो डैड तो शॉक रह जाते हैं कि सच में जिया की शादी उस रिच फैमिली में हो गई है। यहाँ पर ये सेक्रेटरी समझाने लगता है कि क्योंकि जिया के डैड ने उसकी मॉम के साथ डिवोर्स ले चुके हैं, तो उनकी हाफ प्रॉपर्टी जो कि उसके मॉम की थी वो अब जिया को उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उन्होंने अपने रिश्ते भी कट कर चुके। तो फिर जिया के डैड कहने लगते हैं कि अरे ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस अपनी बेटी के साथ मजाक कर रहा था, मैं कोई उसके साथ रिश्ते नहीं कट कर रहा हूँ। जिया कहती है कि अब ये सब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, कल आपने जो भी बोला था मैंने वो सब रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो सोच लो, अगर आपने अभी मुझे प्रॉपर्टी मेरी हिस्से की नहीं दी है ना, तो फिर मुझे अपने फादर इन लोग को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तो फिर उसके डैड डर जाते हैं और कहते हैं कि रहने दो, मैं तुम्हें देता हूँ। तो स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि तुम पागल हो गए हो। तभी यहाँ पे सेक्रेटरी इनको एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी दे देता है। तो स्टेप मॉम तो मना करे जा रही होती है और जिया के डैड के भी हाथ कांप रहे होते हैं पूरे प्रॉपर्टी का हाफ हिस्सा जिया को देने के लिए। तो जिया आकर उनसे कहती है कि आपका हाथ कितना कांप रहा है? देखो डैड, आप भूलो मत कि मेरे ग्रैंडपा ने अपनी बेटी यानी कि मेरी मॉम के लिए ही आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से आपकी कंपनी की वैल्यू इतनी बड़ी, और मॉम का भी पूरा हाफ हिस्सा है, तो वो आपको मुझे देना ही पड़ेगा, तो मैं आपकी पूरी फैमिली को ही बर्बाद करवा दूंगी। स्टेप मॉम के इतना मना करने पर भी यहाँ पर जिया के डैड उसकी बातें नहीं सुनते। वो तुरंत ही साइन करके जिया को हाफ उसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं। जिया फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ऑर्डर दे देती है कि अब इस पूरे आधे घर को तोड़ दो। तो स्टेप मॉम को तो गुस्सा आ रहा होता है। जिया उनसे कहती है कि अब तो आपके प्यारे प्यारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, और फिर वो खुश होकर अपने यहाँ से चली जाती है। जब वो यहाँ शियन के घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि शियन अपनी एक्स फियांसी मिंग से बात कर रहा होता है। मिंग उसे कह रही होती है कि आखिर मैं तुम्हें नहीं मिली तो तुमने ऐसी किसी भी लड़की से शादी कर ली है, तुम क्या पागल हो? वो लड़की तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती। तो जिया ये सब देखते हुए सोचती है कि ये वही मिंग है ना जो कि बहुत ही अनग्रेटफुल थी और इसने शियन को धोखा दी थी। शियन तो यहाँ पर इस मिंग को सुना देता है कि तुम अब होती कौन हो मेरे बीच में बोलने वाली, मैं किसी से भी शादी करूँ किसी से भी नहीं। जिया सुनकर खुश होती है कि चलो, मेरा हस्बैंड हैंडसम होने के साथ साथ अपने लिए लड़ना भी जानता है। फिर वो यहाँ पर आने लगती है और मिंग तो यहाँ पर शियन से कह रही होती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कितनी फिक्र करती हूँ, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। जिया कहती है कि थैंक यू फिर मेरे हस्बैंड के लिए फिक्र करने के लिए, और थैंक यू जब मेरा हस्बैंड डिसेबल हो गया था तो तुमने कैसे उसके स्टेप ब्रदर के साथ उससे मिलकर चीट करी। मिंग चिल्लाती है कि तुम होती कौन हो मेरे और शियन के बीच में बोलने वाली? तो जिया शियन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, और हाँ, जिस बंदे के साथ मिलकर तुम अफेयर चला रही थी ना, वो तक अब इज्जत से मुझे सिस्टर इन लॉ कहता है, तो तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। लेकिन तुम तो कैसे बोलोगी, तुम तो आखिर हो एक अनग्रेटफुल ट्रैश। मिंग गुस्से में आगे बढ़ने जा रही होती है तो शियन उसे वार्न कर देता है कि मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। तो फिर मिंग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ठीक है, यहाँ पर अब मेरी कोई जगह नहीं है तो मैं जा रही हूँ, और वो अपने डॉग को ले जाने का नाटक करते हुए उसे जानबूझ के छोड़ देती है जिया को काटने के लिए, और उसका डॉग सच में आकर जिया को यहाँ काट लेता है। तो जिया के पैर में फिर चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो शियन उसकी फिक्र करता है और पूछता है कि तुम ठीक तो? तो जिया यहाँ पर कहने लगती है कि अब मैं मरने वाली हूँ, तो मरने से पहले तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, तुम अपनी फैमिली के सारे शेयर्स मुझे दे दो। तो वो कहता है कि तुम्हें तो बस डॉग ने काटा है ना, तुम मर कैसे रही हो? तो जिया तो और नाटक करी जा रही होती है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें बस कुछ नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा। जिया खुश हो जाती है। शियन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जिया को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। और फिर जैसे ही गार्ड्स जिया को लेकर चले जाते हैं तो शियन यहाँ पर मिंग के डॉग को बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है, और मिंग को चाकू फेंक कर देख कर कहता है कि तुमने जो अब जिया को अपने डॉग से चोट पहुंचाई हो ना,
उसे जो चोट आई है अब वो तुम खुद अपना कट करोगी। मिंग कहती कि तुम पागल हो गए हो, उस लड़की के लिए तुम मुझे चोट पहुंचाने बोल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, और तुम उसके बराबर बिल्कुल भी कुछ नहीं हो। तो मिंग तो शौक रह जाती है। तभी यहाँ पर इसके पास जो आ जाता है इसका साथ देने के लिए, और वो शियन को चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे रहते हुए मिंग को कैसे चोट पहुंचा सकते हो। और हाँ, मैंने इसे वो डॉग दिया था, तो मेरा डॉग उसे काट लिया तो क्या हो गया। मैं अपने डॉग को तुम्हें भी काटने का ऑर्डर दे सकता हूँ, तुम्हें मारने के लिए। तुम आखिर क्या ही कर लोगे, आखिर हो तो तुम एक डिसेबल यूजलेस बंदे ना। इसलिए अभी इसी वक्त मेरी मिंग से माफी मांगो। मिंग तो खुश हो रही होती है। तभी शियन जो से कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो जो तो उसके पास चला भी जाता है, और फिर शियन यहाँ पर अपने स्टेप ब्रदर को पकड़ के उसे मारने लग जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारे। शियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर जिया ने कल रात तुम्हें रूम से ना निकाल दी होती तो तुम इस लायक के होते कि मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर पाते। यहाँ पर शियन इस जो को मार मार के उसे सबक सिखाता है और कहता है कि ये पंच तुम्हारा मेरी मॉम को बेइज्जती करने के लिए था। ये दूसरा पंच इसलिए था कि तुम किसी लायक के नहीं हो और बस अनग्रेटफुल हो, जो कि बिना कोई लायक के कंपनी को छीनने की बस प्लानिंग करते रहते हो। जो गार्ड से कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ के मारो इसे। तो गार्ड्स बताते हैं कि हम यहाँ पर मिस्टर शियन की प्रोटेक्शन के लिए, ना कि आपकी। तो फिर वो कहता है कि बस एक बार इस शैन फैमिली का हेयर मैं बन जाऊं तो सब कुछ मेरे अंडर में होगा, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं फिर। इसलिए अब दोबारा से मेरी चीजों को तो हाथ लगाने का सोचना भी मत, नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो उसे धकेल देता है। जो फिर भी हार नहीं मानता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो शियन यहाँ पर अपनी व्हील चेयर उसके हाथ के ऊपर ही चढ़ा देता है। ये देखकर मिंग तो डर जाती है, और यहाँ पर शियन उसे भी वार्निंग दे देता है कि उसने जो जिया के साथ करी है ना अपने डॉग को उसे कटवा कर, तो फिर उसका भी वो बदला उसे लेगा। तो मिंग भी फिर यहाँ बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर डैड आ जाते हैं और वो शियन को चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो इन लोग को अंदर लेकर आते हैं बात करने के लिए और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो मिंग तो यहाँ पे रोने का नाटक करते हुए शियन के डैड को ये बताती है कि उसने कैसे उसके डैड को बाहर फिकवा दिया, जबकि उसकी क्या ही गलती थी। मिंग कहती है कि अब जब मेरे पेरेंट्स को पता लगेगा कि उनका प्यारा डॉग कहीं खो गया है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये सुनते के साथ ही शियन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुमने उसके डॉग को यहाँ से बाहर क्यों फेंकवा दिए, क्या तुम पागल हो। शियन कहता है कि आपको हमेशा से मैं ही क्यों गलत लगता हूँ और इन दोनों की बातें हमेशा से सही क्यों लगती है। जिया मन में सोचती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, अगर ये अपने डैड से पंगा ले लेगा तो हम दोनों अच्छी लाइफ कैसे जिएंगे। यहाँ पर शियन के डैड उस पर गुस्सा हो गए होते हैं और उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। अभी जल्दी से जिया उसे बचाने जाती है और शियन के डैड का थप्पड़ उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम्हारे पैर में इतनी चोट कैसे लगी है, क्या हुआ है आखिर। तो जिया फिर रोने का नाटक करने लगती है और बताने लगती है कि उस मिंग के डॉग ने उसे काटा है और उसने जानबूझ के अपने डॉग को यहाँ पर छोड़ दी थी। तो फिर ये सुनते के साथ ही डैड तो मिंग को चिल्लाते हैं। तो वो तो कहने लगती है कि मेरा डॉग ऐसे सभी को नहीं काटता है, तो उसे प्रोवोक किया गया है। तो जिया यहाँ पर फिर बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारा डॉग ऐसे नहीं काटता, तुमने जरूर उसे कोई मेडिसिन दी थी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो चलो हॉस्पिटल चल के पता लगा लेते हैं। तो फिर मिंग तुरंत ही मना करती है कि रहने दो, वैसे भी मेरे डॉग की वजह से तुम्हें चोट आई तो इसमें मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस बात पर यहाँ पर बस शियन के डैड मिंग को चिल्लाते हैं और कुछ नहीं करते। तो जिया सोच रही होती है कि वैसे भी वो कुछ उसके साथ करेंगे तो नहीं, तो मुझे अब इस चीज का कुछ और फायदा उठाना पड़ेगा। वो यहाँ पर जोर से कहती है कि क्योंकि तुम्हारी होने वाली वाइफ ने अपने डॉग से मुझे चोट पहुंचाई है तो इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा, अपने हिस्से के शेयर्स के 5% शियन के नाम करके। तो मिंग इस बात पर चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे तुम शेयर्स मांग सकती हो। जिया कहने लगती है कि ठीक है फिर चलो पुलिस को कॉल करते हैं। इस बात पर डैड तुरंत ही जो को कह देते हैं कि चुपचाप से तुम्हारी वाइफ की गलती की वजह से तुम 5% शियन को दे दो। तो जो यहाँ पर नहीं मान रहा होता और कहता है कि देखो मेरे हाथ पे भी चोट लगी है और शियन ने मुझे चोट पहुंचाया है। तो जिया कहती है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा चुकी हूँ और मैं अभी तुम्हें वीडियो दिखाकर ये प्रूफ करा सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, उसकी हालत तो देख लो ऐसी पहले ही खराब है। तो जो कहता है कि रहने दो, कुछ भी वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। वो मान जाता है फिर 5% शेयर देने के लिए। तो ये देखकर फिर शियन के डैड खुश होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि शियन की वाइफ तो कितनी स्मार्ट है और ये शियन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर ये शियन के साथ है तो मुझे अब शियन की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो उसे संभाल लेगी। और फिर डैड जो को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अब निकलो यहाँ से इस मिंग को लेकर और उसके घर लेकर जाओ उसे। तो फिर जो चुपचाप से मिंग के साथ चले जाता है। तभी यहाँ पर शियन की मॉम जिया की केयर करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी चोट में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है और कहीं इसका निशान तो नहीं आ जाएगा। तो जिया भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, अब मैं ठीक हूँ। तभी इतने में मिंग की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर शियन खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने मिंग को कटवाने के लिए एक डॉग का इंतजाम करवाया था।
जिससे अब उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई होती है। जिससे फिर ये लोग मिंग को ऐसे देखकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और यहाँ पर शियन के डैड समझ जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने अपने डॉग से इसे कटवाया। तो शियन तो कह देता है कि उसने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाई थी ना, तो मैंने उसे बस अपना बदला लिया। जिया फिर खुश हो जाती है। यहाँ पर डैड फिर से गुस्सा होने जा रहे होते हैं तो जिया फिर से उन्हें रोकती है और कहती है कि आपको मार नहीं है तो आप मुझे मारो, मेरे हस्बैंड को मत मारो। तो फिर उसके डैड शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। जिया फिर शियन से कहती है कि तुम डैड की बात मान जाओ, आखिर वो यही चाहते हैं कि तुम्हें कोई भी गलत ना समझे। और फिर वो शियन के डैड को शांत करवाई देती है ये बोलकर कि शियन की अभी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये लो मेरी तरफ से कार्ड और तुम्हें जो शॉपिंग करना कर लो। जिया खुश होती है कि अरे वाह और पैसे मिल चुके। नेक्स्ट डे जिया और शियन दोनों ही व्हील चेयर पे बैठकर कहीं पर गए होते हैं और यहाँ पर शियन से कह रहा होता है कि वो भी आखिर व्हील चेयर लेकर उसके साथ साथ क्यों घूम रही है। वो कहती है कि आखिर मेरा हस्बैंड डिसेबल्ड है तो उसकी केयर तो मुझे करनी होगी ना। तो कहता है कि आखिर तुम मुझ पे इतना तरस क्यों खा रही हो। जिया कहती है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास राइट है तुम पे तरस खाने का। शेन उसके पास आता है और पूछता है कि कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो, तभी तो तुम मेरी इतनी क्या कर रही हो। जिया मन में सोचती है कि आखिर ये इतना हैंडसम है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लाइक कर सकती हूँ। शेन तुरंत ही उसका हाथ हटाता है और कहता है कि तुम अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो तुम्हें मेरे लिए अब मेरे डैड को इतना भी ज्यादा प्लीज करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने डैड से नफरत करते हो, लेकिन देखो तुम्हें रियलिटी को भी देखना चाहिए। अगर तुम अपने डैड को छोड़कर चले जाओगे तो हमारे पास कोई पैसे नहीं होंगे और फिर हमें पैसे कौन देगा अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो अभी ऐसे ही मुझे तुम्हारे डैड को मना के रखना पड़ेगा, तभी तो फिर हम उस जो से भी फाइट कर पाएंगे। और फिर ये बोलने के बाद वो उसके सामने आ जाती है और कहती है कि नहीं तो फिर तुम तो अभी कोई काम की नहीं हो तो हम क्या कर लेंगे। रशियन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मेरे पास अभी मेरे डैड से भी ज्यादा पैसा है। जिया कहती है कि लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे डैड तो मेरे डैड से ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम तुम्हारे डैड ने अपनी मिस्ट्रेस और अपने नाजायज बेटे को तुमसे ज्यादा प्रेफर नहीं दिए। और वो उसे और भी कुछ बतानी चाह रही होती है कि तभी इतने में पीछे से किसी का धक्का लगता है और जिया और शेन की एक्सीडेंटली केस हो जाती है। तो फिर वो जल्दी से दूर होती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया। तो वो कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाई हो और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। तभी इतने में वो बंदा यहाँ पर शियन को चेन फैमिली का यंग मास्टर बोलने लग जाता है। तो जियन तुरंत ही कहता है कि मैं वो नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि सॉरी मुझसे गलतफहमी हुई। जिया फिर इस बारे में शियन से डिस्कस करती है कि जो चिन फैमिली का यंग मास्टर है वो चिन फैमिली का मिस्टीरियस हेयर है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। और ऐसे कैसे कोई बंदा तुम्हें वो समझ सकता है। शियन कहता है कि मैं चिन फैमिली का यंग मास्टर नहीं हूँ, तो तुम्हें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि मैं उतना अमीर नहीं। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं, तुम मेरे पास हो यही मेरे लिए काफी है। फिर यहाँ पर गार्डन दोनों को साथ में लेकर जाता है। फिर जब ये लोग सेमिनार से बाहर निकलते हैं तब यहाँ पर जो अपने फ्रेंड्स लोग को लेकर आया होता है और जो का एक फ्रेंड यहाँ पर शियन को देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और उसके डिसेबल होने पर वो बातें सुना रहा होता है। जो तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि वो शियन से बदला लेने के लिए इन लोगों को लेकर आया। जिया इस बंदे को कोई चीज फेंक कर मारती है और चिल्लाती है कि उसने शियन को यहाँ पर बेइज्जत करने की कोशिश भी कैसे किया। तो फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग देख के आए हो, मारो इन दोनों को। तो जिया फिर जो को चिल्लाती है कि तुम्हारे भाई और मुझे यहाँ पर बुली किया जा रहा है और तुम खड़े होकर देख रहे हो, क्या तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो। जो कहता है कि सिस्टर इन लॉ मैं क्या कर सकता हूँ, आप दोनों ने खुद ही फाइट शुरू करी है और वैसे भी मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। और वो तो अपने दोस्त को इशारा कर देता है कि वो इन लोगों को और सबक सिखाए। और फिर ये बंदा यहाँ पर शियन को पंच मारने जा रहा होता है तो जिया उसे बचाने के लिए आगे आने वाली होती है। शियन जिया की व्हील चेयर को पीछे कर देता है और वो खुद उस बंदे का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसे सबक सिखाता है। तो जिया तो देखती रह जाती है और वो उसे कहती है कि तुम तो कितने कूल लग रहे हो और फाइट करो। शियन देखता है कि उसके ग्रैंडपा की फैमिली के सारे गार्ड्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो वो जिया से कहने लगता है कि चलो अभी हम घर चलते हैं। तो जिया अपसेट होती है कि क्या हम इन लोगों से बिना बदला लिए जाएंगे और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, इन्हें मैं बाद में हैंडल कर लूंगा और वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। पर जिया को फिर लग रहा होता है कि नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे वापस जाने दो, मैं उन लोगों को मार के आती हूँ। पर्शियन मना करता है और इसे इसका पर्स देकर कार में बैठने के लिए बोलता है। तो फिर जिया गुस्से में कहती है कि तुम कितने डरपोक हो और वो कह देती है कि अब मैं अकेले घर चली जाऊंगी और कार में बैठ जाती है और कह देती है कि मुझे फॉलो मत करना। पर फिर वो कार में बैठकर शियन को देखकर उसकी फिक्र ही कर रही होती है और ऑर्डर करती है कि रुको, मुझे वापस लेके चलो, आखिर वो अकेले कैसे आएगा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे उसकी हेल्प करना है और उसे वापस लेकर आना है। लेकिन हाँ, शियन को बताना मत कि मैंने ही तुम्हें वापस चलने के लिए बोली, तुम अपनी मर्जी से आए हो ऐसा कहना।
फिर जिया जैसी कार लेकर पीछे आती है तो देखती है कि शियन तो यहाँ पर है ही नहीं और उन सारे लोगों को ऑलरेडी कोई मार के जा चुका है। तो ये देखकर वो खुश होती है, लेकिन सोच लगती है कि शियन लगता है गुस्सा हो गया है। वो शियन को कॉल करने लगती है पर उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। तो ये परेशान हो जाती है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसे किसी ने उठा तो नहीं लेकर गया होगा। गार्ड्स को कहती है कि जाओ तुम लोग शियन को ढूंढो। तो वो लोग कहते हैं कि बॉस ने हमें ऑर्डर दिया था आपका ख्याल रखने के लिए। तो कहती है कि मुझे क्या ही होगा, तुम लोग जाओ ढूंढो। तो फिर वो लोग चले जाते हैं। तब यहाँ पर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड चैन यहाँ पर आया होता है और वो जिया से कहने लगता है कि वो शियन तो एक क्रिपल है, उससे शादी करने से तुम्हें क्या ही मिलने वाला है, तुम मेरे साथ चलो। जिया उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, जाओ यहाँ से। तो वो जबरदस्ती उसे उठा के अपने साथ कार में बैठा के लेकर चला जाता है। फिर शियन अपने सारे गार्ड्स लोग के साथ बैठा होता है और यहाँ पर उसने उस बंदे को पकड़ के रखा होता है जिसने लास्ट टाइम उसे मारने की कोशिश किया था, यही वो ड्राइवर था। सेक्रेटरी बताता है कि असल में उसके अंकल ने इसे ही ऑर्डर दे दिया था उसे मारने का और वो कहीं भाग गया है। तो सेक्रेटरी अभी पूछ रहा होता है कि आप वापस से चिन फैमिली कब चलेंगे। तो शियन कहता है कि अभी वहां पर चलना मेरे लिए सेफ नहीं है क्योंकि वो अंकल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो अभी ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं अपने डैड की फैमिली के पास ही रहूं और अभी मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर सेक्रेटरी कह रहा होता है कि आपको वहाँ पे रोज बुली होता हुआ देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। शियन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं खुद की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो सेक्रेटरी माफी मांगता है कि बॉस मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शियन कहता है कि मेरे लिए डॉक्टर का अरेंजमेंट करो, मैं जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी पूछता है कि आप तो पहले ट्रीटमेंट के लिए नहीं मान रहे थे। तो शियन यहाँ पर याद कर रहा होता है कि कैसे हर पल जिया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाती है। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता ये हमेशा मुझे कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है, मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है शियन का चेकअप करने के लिए और वो उसको चेक करके बता देता है कि वो ठीक हो जाएगा, बस कुछ बार उसे उनकी क्लिनिक आकर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आना होगा, लेकिन बस इस प्रोसेस में उसे थोड़ा ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। शियन इसके लिए भी मान जाता है और फिर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तभी देखता है कि जिया का पर्स यही कार में रखा होता है और वो यहाँ पर नहीं होती है। तो ये उसे कॉल लगाने लगता है पर उसका फोन भी स्विच ऑफ बताता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन ने यहाँ पर जिया को एक होटल रूम में लेकर आ गया होता है। जिया उसे मारने की कोशिश करती है अपना बचने के लिए, तो वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो कितना उसे फाइट करने की कोशिश कर रही होती है पर वो बार बार उसे पकड़ ले रहा होता है। पर तभी फिर टाइम पर यहाँ पर शियन पहुंच जाता है अपने गार्ड्स के साथ और गार्ड फिर जैसे ही यहाँ पर इस चैन को पकड़ लेते हैं तो जिया तुरंत ही उठती है और इसे बहुत मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे यहाँ लेकर आए थे। जिया तुरंत ही शियन से ये चीज क्लियर करती है कि मेरे और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ। जिया कहती है कि सच में तुम कितने कोल्ड हार्टेड हो, तुम्हारी वाइफ को यहाँ पर ऐसे बुली किया गया है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि अपनी वाइफ को कैसे कंसोल किया जाता है, तुम्हें मुझे अभी हक करना चाहिए। तो शियन तुरंत ही जिया को हक कर लेता है और वो खुश हो जाती है। फिर वो यहाँ पर गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है चैन को मारने के लिए और जिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। ये लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ पर फिर गार्ड बता रहा होता है कि असल में मिस बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि ये अपना खुद चल सकती है। तो जिया को फिर शियन के ऊपर से उठ नहीं पड़ता है और वो याद करती है कि चैन ने उसे बताया था कि शियन अभी भी अपनी उस एक्स फियोन्सी मिंग को ही पसंद करता है। यहाँ पर ये याद करके जिया शियन से कहती है कि मिंग भी इसी हॉस्पिटल में, तो चलो हम लोग क्यों ना उसे देख लेते हैं। तो शियन फिर इसकी बात मान जाता है। दोनों जब यहाँ मिंग को देखने के लिए वार्ड में आते हैं तो मिंग जिया को देखते के साथ ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, पहले तुमने 2 के 5% शेयर भी ले ली और फिर भी मुझे छोड़ी नहीं और तुमने मुझे इतना चोट पहुंचा दी। जिया तुरंत ही क्लियर करती है कि मैंने तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई हो, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकती हूँ और अगर मैं झूठ कह रही हूँ ना तो फिर मेरे डैड के साथ ही बहुत ही बुरा हो। ये सुनकर शीन को भी हंसी आई होती है और यहाँ पर फिर मिंग कुछ कह ही नहीं पाती और नर्स उसे बताती है कि वो बिल्कुल भी हिले ना, नहीं तो डॉक्टर ने कहा है कि फिर उसकी चोट और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पर मिंग को फिर भी गुस्सा आ रहा होता है और वो ग्लास उठाकर जिया को मारने के लिए फेंकती है पर शियन सामने आकर जिया को बचा लेता है। और फिर ये जिया और शियन बाहर आते हैं तो जिया इसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे सर में अब चोट लगी होगी तो फिर इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ही मोटी स्किन की हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगती। शेन उसे बताता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं बस अपनी प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें पेन नहीं होगा तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगेगा। तो फिर जिया शेन को बताती है कि मुझे तो लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शेन कहता है कि इस बात को याद रखना, मैं इंतजार करूंगा। फिर जिया यहीं पर ही रुक जाती है और शेन अपना चेकअप के लिए चले जाता है। जिया सोचती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए, आखिर वो मिंग को लाइक करता है, तभी तो उसने मिंग के लिए डॉक्टर भी अरेंज करवाया है।
फिर जैसे ये दोनों घर पहुंचते हैं तो डैडी इन लोग से पूछते हैं कि तुम लोग आने में इतना लेट क्यों हो गया। तो जिया बताती है कि हम लोग मिंग को देखने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे। तो शियन के डैड उसे कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी शादी जिया से हो चुकी है, तो मिंग के बारे में सोचना बंद कर दो। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जिया को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जिया कहती है कि आपको गलतफहमी हो गई है, असल में मैं मिंग से मिलना चाहती थी। और फिर वो तुरंत ही बताने लगती है कि आज मैं आप दोनों के लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। और वो दोनों को यहाँ पर जो गिफ्ट देती है तो शियन के मॉम डैड दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं। और फिर डैड तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपनी कंपनी के 10% शेयर और जिया के नाम कर देते हैं। जिया सोचती है कि अरे वाह, इतनी और अच्छी चीज हो गई है। जो को तो गुस्सा आ रहा होता है कि इसने अब तक 15% शेयर लूट चुकी है। तब यहाँ पर जिया तो शियन के डैड को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलने लगती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि मुझे शियन से डिवोर्स लेकर आपकी सच में बेटी बन जाना चाहिए, फिर मेरा कितना फायदा है। रात में यहाँ पर जिया इसी बारे में गॉड से बातें कर रही होती है कि इससे पहले अब तक वो बहुत सारे एविल काम करता है, लेकिन जब से उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया उसकी लाइफ तो बहुत ही लकी हो चुकी है। तभी शेन यहाँ पर आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो। जिया कहती है कि मैं बस यही कह रही थी कि तुम तो मेरे लकी चार्म हो। वो उसे समझा देती है कि देखो अब तुम्हें मुझे खुश करके रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें अपने बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। वो ऐसा उसे पिंच करते हुए बोल रही होती है। तो शीन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत अब बढ़ गई है। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो वीडियो देखती है जिसमें इसके एक्स बॉयफ्रेंड चैन को कोई मार रहा होता है, तो ये सोचती है कि ये शियन है। तो ये सोचती है कि इसने मेरा बदला उससे लिया है। उसे कहती है कि चलो हम लोग एक माइंड गेम खेलते हैं। तो शियन तुरंत ही अपनी व्हील चेयर से पीछे हो जाता है। तो वो कहती है कि मेरा कुछ गलत मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और तुमसे उसका आंसर सुनना है। तो फिर वो मान जाता है, उसके पास आता है। जिया उससे पहला क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम्हारी वाइफ का कोई लड़का फ्रेंड उसके साथ कौन सा बिहेवियर रखेगा तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। शियन कहता है कि हर जिंदा लोगों वाला बिहेवियर। जिया कहती है कि दूसरा सवाल, अगर कोई तुम्हें स्लैप करेगा तो तुम क्या करोगे, रिटर्न में उसे स्लैप मारोगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। जिया कहती है कि लास्ट क्वेश्चन, तुम ये बताओ कि क्या चैन को तुमने मारा हो। तो शियन कहता है कि अगर तुम्हें पता लग गया तो तुम क्या पुलिस को कॉल करोगी या फिर मेरे डैड को बताओगी। तो जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है ये बात स्लो ही बोलो, डैड को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए और हम ना इस चीज का सारा एविडेंस मिटा देंगे। हम तुम्हारे डैड को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते, तो ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहेगी। तो चलो अब मैं सो जाती हूँ, इस बारे में किसी को बताना नहीं। तो यहाँ पर शियन तो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे जिया के पास जो यहाँ पर उसे 5% शेयर का एग्रीमेंट साइन करवाने आया होता है। तो वो खुशी खुशी साइन कर रही होती है। तभी वो बताता है ये देख लो, वहां पर शियन को मैंने मारने के लिए गार्ड को पहले भेज के रखा। जिया वहां पर जाने को करती है तो ये जो से रोक रहा होता है। तो जिया फिर कोई चीज उठाती है और इसके सर पे मार कर जल्दी से शियन को बचाने पहुंचती है और उस गार्ड को पीछे से मार के बेहोश कर देती है। पर फिर उसे मारने के बाद जिया डर जाती है और शियन से कहने लगती है कि मैंने इसे सच में मार तो नहीं दी हूँ, मुझे कितना डर लग रहा है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, वो अभी जिंदा ही है। जिया बताती है कि मुझे तो जो भी गुस्सा आ रहा है इसे उसी बंदे ने भेजा हुआ था, तो उसका दिमाग खराब है, वो हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का ही सोचता रहता है। ये कहती है कि मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं जा रही हूँ जो को सबक सिखाने। तो ये उसे रोकता है और कहता है कि तुम उसके चक्कर में अपने आप को खराब मत करो। तो वो कहती है कि भाड़ में गया खराब होना, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए कुछ और नहीं है। फिर जब डैड पूछेंगे ना कि मैंने आखिर उसे क्यों मारी, तो मैं कह दूंगी कि उसने मुझे सेड्यूस किया और तुम भी मेरा साथ दे देना, और देखना फिर डैड कैसे हमारी बात पर ही बिलीव करेंगे। और फिर जिया यहाँ जो के पास आ जाती है उसे मारने के लिए, और वो तो जो से यहाँ पर शियन और मिंग के रिश्ते के बारे में भी डिस्कस करती है। तो वो सब क्लियर करता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता था ही नहीं। बताता है कि मिंग हमेशा से मुझे लाइक करती थी। तो ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर शियन ने उसकी जान क्यों बचाया था जब वो एक्सीडेंट में खुद फिर डिसेबल हो गया था। तो जो बताता है कि वो अगर मिंग की जगह कोई और भी होता तो भी वो उसकी जान बचाता, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। तो जिया को ये जानकर खुशी मिलती है कि वो उस मिंग को पसंद नहीं करता है। फिर वो खुश होकर कहती है कि चलो अब तुमने मुझे इतनी सारी चीजें बताई है तो अभी मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, और ये मैं तुम्हें रिटर्न करती हूँ, ये तुम्हारा ही था ना। दूसरी तरफ शेन यहाँ रूम में होता है और वो अब चल पा रहा होता है। तो वो बहुत ही खुश होता है कि डॉक्टर सच में कितना अमेजिंग था, उसने सच में मुझे ठीक कर दिया। शेन सोचता है कि अभी तो मैं जिया को नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं उसे बताऊंगा कि मेरे पैर ठीक हो चुके हैं तो मैं डायरेक्ट उससे प्रपोज करूंगा। तभी इतने में जिया की आने की आवाज आती है, तो शियन जल्दी से फिर बैग पर बैठ जाता है और जिया को पता नहीं लगने देता। जिया यहाँ पहुंचकर शियन से सवाल करने लगती है कि क्या तुम मिंग के लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हो। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें तो कोई फीवर भी नहीं है, तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हारा चेकअप करने के लिए। तो जिया कहने लगती है कि मैंने सुनी
तुमने मुझसे शादी बस इसलिए करी हो क्योंकि तुम मिंग से झगड़ा कर रहे थे इस वजह से। नहीं तो तुम तो अभी भी उसे पसंद करते हो, तुमने उसके लिए डॉक्टर भी अरेंज करवाया। तो शियन बताता है कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, उसे जिस डॉग ने काटा था ना उसे भी मैंने अरेंज करवाया था। तो ये सुनकर जिया खुश होती है। शियन बताता है कि रही बात डॉक्टर उसके लिए अरेंज करवाने की, वो मैंने इसलिए किया ताकि डॉक्टर उसका जो ट्रीटमेंट है वो एकदम स्लो करे और वो ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रहे। जिया बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि हस्बैंड तुम तो कितने चालाक हो, तुम्हारे लिए थम्स अप। और फिर जिया यहाँ पर शियन को फिर से अपना लव कन्फेस करती है। तो फिर दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं और तभी शियन को अपने डॉक्टर की बात याद आती है कि वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो वो जिया के बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो सकता। वो जिया को समझा देता है कि अभी उसे और वेट करना पड़ेगा। तो जिया इस बात पर गुस्सा हो जाती है और वो काफी उसे मना रही होती है, वो फिर भी नहीं मानता। नेक्स्ट डे जिया शियन की मॉम के साथ बाहर शॉपिंग करने गई होती है। ये लोग यहाँ शॉपिंग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर शियन के डैड की मिस्ट्रेस इन लोगों को परेशान करने आ जाती है और वो यहाँ पर शियन की मॉम की बेइज्जती कर रही होती है और कह रही होती है कि उसके हस्बैंड की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और देखना कैसे वो अपने बेटे और अपने नाम पर सारी प्रॉपर्टी भी ले लेगी और उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिया को गुस्सा आता है और वो इस मिस्ट्रेस को सबक सिखाती है। तो ये मिस्ट्रेस फिर यहाँ जिया को पुश कर देती है। जिया फिर और एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करी है, रुको मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो मिस्ट्रेस डर के यहाँ से भाग जाती है। फिर शियन की मॉम कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो जिया बताती है कि मॉम मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको 1 साल के अंदर आपका प्यारा सा ग्रैंडसन ला के दूंगी। फिर शियन की मॉम इस बारे में जिया से डिस्कस करती है कि असल में उन्हें अपने हस्बैंड के चीटिंग करने के बारे में पहले से पता था। तो जिया अपने डैड के बारे में याद करने लगती है कि वो भी तो उसकी मॉम को सेम ऐसे ही कर रहे थे। तो वो कहती है कि आप जो भी डिसीजन लोगी मैं आपको फुल सपोर्ट करने वाली हूँ, वैसे भी पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रात में जिया जब यहाँ शियन के साथ रूम में सोने के लिए आती है तो वो उसे बताने लगती है कि आज मैं और मॉम शॉपिंग करने गए थे, पर वहां पर डैड की मिस्ट्रेस आकर हम लोगों को परेशान कर रही थी। मुझे तो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो हस्बैंड मैं तो सोच रही थी कि जैसे वो अपने बेटे के दम पर इतना उछल रही है, वैसे तुम भी मुझे एक प्यारा सा बेटा क्यों नहीं दे देते हो। यानी यहाँ पर इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सारे बहाने करके अभी कोई काम नहीं चलेगा और वो उसे सोने बोल देता है। तो जिया फिर काफी ट्राई करती है लेकिन फिर गुस्सा होकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब यहाँ पर जो अपनी मॉम को लेकर आया होता है शियन की मॉम से माफी मंगवाने के लिए। तो मॉम मना करती है कैसे कैसे मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट कर लूं। जिया भी कहती है कि आप खाली हाथ माफी मांगने आई हो, ऐसे कौन सॉरी एक्सेप्ट करने वाला है। वो कहने लगती है कि जब तक आप हम लोगों को बहुत सारी ज्वेलरीज और डायमंड रिंग ला कर नहीं दोगी तो हम लोग सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहती है कि आखिर एक तो मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, ऊपर से तुम थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कोई चोट भी नहीं आई है। तो जिया कहती है कि तो क्या हुआ, आपने फिर भी मुझे मारने की कोशिश करी हो, रुको मैं इस बारे में जाके डैड को बताती हूँ। तो जो कहता है कि रुको, तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि शियन की मॉम ऑनलाइन एक पोस्ट डाले कि उनका और मेरी मॉम का रिलेशन बड़ा अच्छा चल रहा है और मेरी मॉम ने कुछ भी नहीं करी है। तो जिया कहती है कि तुम पागल हो गए हो, शियन की मॉम लीगल वाइफ है और तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है, तो आखिर शियन की मॉम तुम्हारी मॉम के लिए ऐसी अच्छी बातें क्यों बोलेंगी। वो कह देती है कि तुम चाहे जो कर लो, कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गिर जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पैसों का तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है, मैं अपनी मॉम को सपोर्ट कर लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो जो की मॉम चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की कोई नहीं पड़ी है। वो कहती है कि वैसे भी मैं तो बहुत ही बदतमीज हूँ, तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन आप एक मिस्ट्रेस होकर अगर आके यहाँ पे ब्लैकमेल करेंगी तो मैं भी बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। जिया यहाँ पर इतनी ज्यादा चीजें वो उस मिस्ट्रेस और जो को सुना देती है कि वो दोनों यहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं और ये सुनने के बाद तो शियन और उसकी मॉम हंस रहे होते हैं। फिर मॉम यहाँ पे जिया की तारीफ करती है कि वो तो लोगों को रोस्टिंग करने में कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर जिया यहाँ पर शियन की मॉम के साथ कुछ गॉसिपिंग करने लग जाती है और शियन के बारे में कुछ चीजें बताई होती है। तो वो तुरंत ही उसे रोकने को कहता है। वो कहती है कि हस्बैंड मैं अपना मुंह ऐसे नहीं बंद करूंगी, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तो फिर वो तुरंत ही उसके अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। जिया खुश हो जाती है पर कहती है कि इतने से तो कुछ काम नहीं चलेगा। तो फिर वो उसे और 100 मिलियन दे देता है। तो फिर तो वो इस बार और हैप्पी हो जाती है और मान जाती है। इसके बाद शियन अपनी मॉम को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलवाने जाता है। यहाँ पर मॉम कहती है कि सच में आप मेरे डैड हैं। तो बताते हैं कि हाँ, बताते हैं कि वो बचपन में खो गई थी और एक दिन जब वो शियन से मिले थे उसकी आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से पता करने के बाद उन्हें पता लग गया कि शियन की मॉम उनकी बेटी है। यहाँ पर शियन के ग्रैंडपा उसकी मॉम को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि क्योंकि शियन के डैड उन्हें चीट कर रहे हैं तो आराम से वो उनसे डिवोर्स ले सकती है और वो उन्हें अपने घर पे रख लेंगी। शियन को तो पहले ही वो अपने फैमिली का हेयर बना चुके हैं।
शियन कहता है कि मॉम मैं आपको इस बारे में पहले ही बताना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा था कि ये सही टाइम नहीं है। फिर यहाँ पर शियन जिया को सुबह उठाने के लिए आता है। तभी वो सुबह उठते के साथ ही शौक हो जाती है कि तुमने मुझे किस किया। फिर दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं कि तभी इतने में बाहर से कार्ड आवाज देकर बताता है कि असल में जिया के डैड भी हॉस्पिटल में और उन्होंने उसे बुलाया है। तो फिर उसे जाना पड़ता है अपने डैड से हॉस्पिटल में मिलने के लिए। और यहाँ पर उसके डैड कुछ बता नहीं रहे होते हैं, तो वो कहती है कि फिर मैं जाती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। और वो यहाँ पर उसके डैड और उसके स्टेप मॉम को तुरंत ही बाहर जाने बोल देते हैं। तो वो लोग तो जिया को इस चैन के साथ छोड़कर बाहर चले जाते हैं और जिया फंस जाती है। तभी वो इससे बचने के लिए गलती से इसे चाकू मार देती है और कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी, तुम खुद ही मेरे पास आए थे। और फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर फिर भी चैन यहाँ लिन के साथ पहुंचकर उसे पकड़ ही लेता है और जिया को यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता है। पर तभी यहाँ पर शियन पहुंच जाता है अपनी कार से। तब तक जिया यहाँ बेहोश हो जाती है और वो देख ही नहीं पाती कि शियन यहाँ पर खड़ा हो चुका है। जिया को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो यहाँ पर शियन जानबूझ के अभी व्हील चेयर पर ही होता है और जिया को पता नहीं लगने देता। जिया खुश होती है कि वो उसे टाइम पर बचाने के लिए आ गया था। फिर लोग घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो जिया और शियन का रिश्ता खराब करने के लिए जिया को मिसअंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता है कि शियन उसे चीट कर रहा है। जिया जब यहाँ रूम में आती है तो वो देखती है कि शियन बेड पर बैठा हुआ है और उसकी पैंट पूरी ऊपर है। तो वो कहती है कि ये क्या है। वो उसे बातें सुनाने लगती है कि उसे यहाँ पर लिन की भी आवाजें आ रही थी। तो वो बताता है कि वो दूसरे रूम में है। जिया फिर देखने जाती है एंड उसे पता लगता है कि असल में उसने उसे पूरा बांध के रखा हुआ है। तो फिर वो शियन को आकर सॉरी कहती है कि उसने उस पर फालतू का ही शक करी, क्योंकि वो जो की बातों में आ गई थी। तभी यहाँ पर शियन फिर फाइनली उसे बता देता है कि उसके पैर अब ठीक हो चुके हैं और वो उसे खड़ा होकर भी दिखाता है। तो जिया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और जल्दी से उसे हक करती है। और फिर जिया और शियन का रिलेशन तो और अच्छा हो गया होता है और जिया अपने डैड और उस मिस्ट्रेस को भी सबक सिखाती है। फिर इसके बाद शियन की मॉम तो यहाँ पर उसके डैड से डिवोर्स की बात कर लेती है और कह देती है कि वो डिवोर्स एग्रीमेंट पे खुद ही साइन कर दे, नहीं तो वो कोर्ट तक जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया और शियन दोनों एक होटल गए होते हैं और तभी यहाँ पर ये लोग जो को किसी मॉडल के साथ देख लेते हैं। जिया यहाँ पर इसका अच्छे से वीडियो बना लेती है और अब वो इसकी रेपुटेशन खराब करने की प्लानिंग बनाती है। वो शियन के ग्रैंडपा से भी रास्ते में हेल्प ले लेती है कार को फॉलो करने के लिए। और जिया की हरकतें देखकर ग्रैंडपा तो अभी बिल्कुल भी जिया के सपोर्ट में नहीं होते, पर ऐसी उसकी हेल्प करने मान जाते। रास्ते में उन्हें शियन के डैड दिखते तो वो जानबूझ के उन्हें कार से हिट कर देते और उन्हें चोट पहुंचा देते। जिया कहती है कि ये आपने क्या किया। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर इसने मेरी बेटी को जो दर्द पहुंचा है उसकी इसके लिए सजा है। जिया कहती है कि लेकिन आखिर वो तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से हैं, इसलिए मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। वो यहाँ पर जल्दी से बाहर आती है और शियन के डैड को बचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। फिर हॉस्पिटल में जब शियन के डैड को फाइनली होश आता है तो वो जिया को थैंक्स करते हैं और उसे कहते हैं कि वो शियन की मॉम के लिए बहुत ही सॉरी है कि उन्होंने सच में उनके साथ गलत किया, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा 0.5% शेयर्स शियन की और उसकी मॉम के नाम कर चुके होते हैं। वो जिया को दे देते हैं ये एग्रीमेंट उन्हें देने के लिए। तो फिर जिया मान जाती है। जब जिया यहाँ से बाहर निकलती है तो वो शियन को कॉल पे इस बारे में बता देती है कि फाइनली अब उसे उसके डैड के शेयर्स मिल गए, तो अब वो ही हेयर बनेगा। शियन तो उसे कहता है कि उसे अब अपने डैड की प्रॉपर्टी की कोई नहीं पड़ी है। तभी जिया देखती है कि वो सामने खड़ा है तो वो खुश होकर रोड क्रॉस करने वाली होती है, पर तभी इतने में एक कार यहाँ पर जिया का एक्सीडेंट करने वाली होती है, पर जल्दी से शियन उसे बचा लेता है। पर इतने में एक दूसरी कार आती है और यहाँ पर शियन को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, वो नीचे गिर जाता है। जिया उसकी यहाँ पे फिक्र कर रही होती है तो फिर वो हंसने लगता है और बताता है कि वो बस नाटक कर रहा था। पर शीन को यहाँ पर फिर कॉल आता है अपने अंकल का और उसे पता लग जाता है कि उन्हीं ने ही उसे फिर से मारने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट सीन में जिया के डैड उसकी स्टेप मॉम के साथ मिलकर यहाँ पर उसे फिर से चैन को बेचने की प्लानिंग करते हैं और इन लोग के साथ जो भी मिला होता है या तो इन लोगों से अच्छे से फाइट करी होती है, पर आखिर में इन लोगों ने उसे मारने के लिए डराने लग जाते हैं। पर शियन पहुंच जाता है और वो इन सभी को मजा चखाकर यहाँ से जिया को लेकर जाता है। जब जिया को फिर इस बारे में पता लगता है कि शियन असल में चेन फैमिली का मिस्टीरियस हेयर है और उसने ये बात उसे छिपा के रखा था, तो वो उसे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर वो उसे माफी मांगता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिया कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, नहीं तो फिर तुमने मुझे इस बारे में बताया होता। तो फिर शियन यहाँ पर उसे किस करने लगता है और उसे प्रूव करता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया और शियन दोनों वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए ड्रेस शॉप में गए होते हैं, पर इसके बाद यहाँ से जिया गायब हो जाती है क्योंकि शियन के अंकल ने उसे किडनैप कर लिया होता है और उसने ये सारी प्लानिंग असल में शियन को यहाँ पर बुलाने के लिए किया होता है। जैसे यहाँ पर शियन पहुंच जाता है और फिर ये अंकल अपने गार्ड की मदद से शियन को बहुत मारने लगता है। जिया यहाँ पे रोने लग जाती है कि तुम्हें आने की क्या जरूरत थी।
पर फिर फाइनली शेन के सारे गार्ड्स भी टाइम पर आ जाते हैं और ये दोनों ही बच जाते हैं। इसके बाद फाइनली जिया और शेन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और मॉम इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा ही हैप्पी होती है। इसी के साथ ही हमारे स्वीट ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।